गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। समष्टि अर्थशास्त्र की जो मूल अवधारणाएं हैं उसके बारे में आज हम इस पाठ में अध्ययन करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम हम देखेंगे वस्तुएं और वस्तुओं के प्रकार। वस्तुएं वह है जिसमें उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमताएं होती हैं। वस्तुओं को अंतिम वस्तु और मध्यवर्ती वस्तु के रूप में वर्गीकृत किया गया है। वस्तुओं को दूसरी तरीके से उपभोग की वस्तुएं और पूंजीगत वस्तुओं के रूप में भी वर्गीकृत किया गया है। इसके बारे में हम विस्तृत से जानकारी प्राप्त करेंगे। सर्वप्रथम देखते हैं कि मध्यवर्ती वस्तु क्या है। मध्यवर्ती वस्तु वह वस्तु है जो उत्पादन की सीमा रेखा के अंदर रहती है तथा अंतिम प्रयोगकर्ता द्वारा उपयोग के लिए तैयार नहीं होती है। इसका मतलब क्या है? अभी भी वह वस्तु उत्पादन की सीमा के अंदर है, मतलब उत्पादन की प्रक्रिया में ही है, जो कि अंतिम प्रयोगकर्ता मतलब उपयोग करने वाला व्यक्ति उसे उपयोग करने के लिए वह तैयार नहीं है। अंतिम वस्तु से तात्पर्य है अंतिम वस्तु उत्पादन की सीमा रेखा के बाहर होती है। इसका मतलब अब उत्पादन में उसकी कोई भूमिका नहीं होती है, उत्पादन की सीमा को उसने पार कर दिया है तथा अंतिम प्रयोगकर्ता द्वारा उपयोग के लिए तैयार होती है। जो भी उसका उपभोक्ता है वह उसको उपयोग करने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। मध्यवर्ती वस्तु लेखा वर्ष के दौरान इन वस्तुओं का उपयोग अन्य वस्तुओं के उत्पादन हेतु कच्चा माल के रूप में किया जाता है। इसका मतलब मध्यवर्ती वस्तुओं को कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। लेखा वर्ष के दौरान अंतिम वस्तुओं का उपयोग अन्य वस्तुओं के उत्पादन हेतु कच्चे माल के रूप में नहीं किया जाता। इसका मतलब यह वस्तु अभी जो अंतिम वस्तु है वह अभी कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल नहीं की जा सकती, क्योंकि अभी वह क्या है, अंतिम हो गई है। अब वह अंतिम उपभोग के लिए तैयार है। फर्मों द्वारा लाभ प्राप्त करने के लिए मध्यवर्ती वस्तुओं की पुनर्बिक्री की जाती है। जैसे कि मध्यवर्ती वस्तु क्या है? चीनी है। चीनी को चीनी उत्पादकों के द्वारा क्या किया गया है? उत्पादित किया गया है और उसकी बिक्री कर दी गई है। किसको बिक्री कर दी गई है? बिस्किट के उत्पादकों को। इसका मतलब लाभ प्राप्त करने के लिए चीनी मालिक ने बिस्किट के उत्पादक को उसकी क्या की है? पुनर्बिक्री की है। इसलिए क्या कहा जाता है? फर्मों द्वारा लाभ प्राप्त करने के लिए मध्यवर्ती वस्तुओं की पुनर्बिक्री की जाती है। फर्मों द्वारा लाभ प्राप्त करने के लिए अंतिम वस्तुओं की पुनर्बिक्री नहीं की जाती, क्योंकि अंतिम वस्तु उपभोक्ता ने क्या कर ली है? खरीद ली है। अब वो उसको क्या करेगा? फिर से पुनः बिक्री नहीं करेगा, वह अब उसका इस्तेमाल करने जा रहा है। मध्यवर्ती वस्तुओं में अभी मूल्य वृद्धि की जानी है। इसका मतलब अभी जो मध्यवर्ती वस्तु है उसमें फिर से मूल्य वृद्धि होने की संभावनाएं हैं, जो कि अंतिम वस्तुओं में कोई मूल्य वृद्धि नहीं की जानी है, क्योंकि अभी अंतिम वस्तु फिर से उत्पादन की प्रक्रिया में समावेश नहीं की जाएगी, उस पर कोई भी प्रक्रिया नहीं की जाएगी, तो उसके मूल्य में कोई वृद्धि होने वाली नहीं है। जो मध्यवर्ती वस्तुएं हैं उन पर किए गए व्यय को हम क्या कहते हैं? मध्यवर्ती उपभोग व्यय कहते हैं। और जो अंतिम वस्तुओं पर किए गए व्यय को हम अंतिम व्यय कहते हैं। मध्यवर्ती वस्तुओं को राष्ट्रीय उत्पाद अथवा राष्ट्रीय आय के अनुमान में सम्मिलित नहीं किया जाता। इसका मतलब जीडीपी और एनएनपीएफसी का आकलन करते समय हम मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को माइनस करते हैं, क्योंकि हमने देखा कि जो उत्पाद विधि है, उत्पाद विधि से भी जब हम राष्ट्रीय आय का आकलन करते हैं तो मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य हम क्या करते हैं? माइनस करते हैं। इसका ये अर्थ क्या हो गया? फिर हम मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं करते। अंतिम वस्तुओं को राष्ट्रीय उत्पाद अथवा राष्ट्रीय आय के अनुमान में सम्मिलित किया जाता है, लेकिन अंतिम वस्तु का जो मूल्य है वह राष्ट्रीय आय में सम्मिलित किया जाता है। मध्यवर्ती वस्तु का अगर हम एक उदाहरण देखेंगे तो क्या है? चीनी का बिस्किट उत्पादन में प्रयोग। चीनी जो है क्या है? मध्यवर्ती वस्तु है, और इस चीनी का जो है बिस्किट के उत्पादन में प्रयोग किया जा रहा है। तो यहाँ पर ये जो चीनी है ये मध्यवर्ती वस्तु है।
लेकिन यदि हम देखते हैं कि चीनी का परिवार द्वारा छाया में प्रयोग, यहाँ पर क्या है चीनी, यह अंतिम वस्तु है, क्योंकि अब इस चीनी से हम फिर मूल्य वृद्धि करने वाले नहीं हैं। अब हमने इसका क्या कर दिया है, चाय में इस्तेमाल कर दिया है, चाय में उसका उपयोग कर दिया है। यहाँ पर चीनी यह उस परिवार के लिए अंतिम वस्तु है। तो हमें मध्यवर्ती वस्तु और अंतिम वस्तुओं में क्या करना है, अंतर स्पष्ट करना है। मध्यवर्ती वस्तुएं वह वस्तुएं हैं जो उत्पादन की प्रक्रिया में फिर से भाग लेने वाली है। अंतिम वस्तुएं यह अब उत्पादन के सीमा रेखा से क्या हो गई है, बाहर हो गई है। ठीक है, शायद आपको इसमें कोई कठिनाई नहीं होगी। दूसरा जो वस्तु का प्रकार है वो है उपभोग की वस्तु और पूंजीगत वस्तु। उपभोग की वस्तु से तात्पर्य है मानवीय आवश्यकताओं की प्रत्यक्ष रूप से संतुष्टि करने में वो क्या होती है, सक्षम होती है। और पूंजीगत वस्तुएं क्या है, मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट नहीं करती, लेकिन उत्पादकों द्वारा अन्य वस्तुओं के उत्पादन के लिए उपयोग में लाई जाती है। इसका मतलब पूंजीगत वस्तु का इस्तेमाल क्या किया जाता है, अन्य वस्तुओं के उत्पादन के लिए किया जाता है। उपभोग वस्तुएं खरीदने पर परिवारों द्वारा उपभोग की जाती है, लेकिन पूंजीगत वस्तुएं खरीदने पर परिवार द्वारा उपभोग नहीं की जाती, बल्कि ये उत्पादकों द्वारा अधिक उत्पादन करने के लिए उपयोग में लाई जाती है। तो उपभोग की वस्तु यह परिवार के लिए होती है, पूंजीगत वस्तु यह क्या है, उत्पादकों के द्वारा अधिक उत्पादन करने के लिए होती है। उपभोग वस्तुओं पर किए गए व्यय को उपभोग व्यय कहा जाता है। पूंजीगत वस्तुओं पर किए गए व्यय को निवेश व्यय कहा जाता है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। उपभोग की वस्तुओं के अधिक उत्पादन के कारण लोगों का उच्च स्तर पर कल्याण होता है, यह उनके जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि करती है। इससे क्या तात्पर्य है, यदि उपभोक्ता अधिकाधिक उपभोग की वस्तुएं इस्तेमाल करता है तो उसका रहन सहन क्या हो जाएगा, उच्च हो जाएगा, मतलब उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होगा, उच्च होगा, तो कल्याण भी ज्यादा होगा। तो जितना अधिक वस्तुओं और सेवाओं का हम इस्तेमाल करते हैं वैसे वैसे हमारे जीवन की गुणवत्ता में भी क्या होती है, वृद्धि होती है। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि जो ये उपभोग की वस्तुएं हैं ये क्या करती हैं, लोगों के उच्च स्तर पर कल्याण करती है या फिर लोगों के जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि करती है। पूंजीगत वस्तुओं के अधिक उत्पादन के कारण अर्थव्यवस्था में उत्पादन क्षमता अधिक होती है, यह सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि करती है। अब पूंजीगत वस्तुओं का अपना अलग योगदान है। पूंजीगत वस्तुएं यदि हम अधिक उत्पादित करते हैं तो हमारे अर्थव्यवस्था में उत्पादन की जो क्षमताएं हैं वो क्या है, वृद्धिगत होगी, बढ़ जाएगी, जिसके कारण हमारे यहाँ पे उत्पादन बढ़ेगा और उत्पादन बढ़ेगा तो सकल घरेलू उत्पाद में भी वृद्धि होगी। मतलब पूंजीगत वस्तुएं सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि करती हैं। उपभोग वस्तुओं को राष्ट्रीय उत्पाद अथवा राष्ट्रीय आय में सम्मिलित किया जाता है। पूंजीगत वस्तुओं को भी राष्ट्रीय उत्पाद और राष्ट्रीय आय में सम्मिलित किया जाता है। ये जो बिंदु है ये दोनों के लिए क्या है, समान है। उपभोग की वस्तु हो या फिर पूंजीगत वस्तुओं हो, दोनों वस्तुओं को राष्ट्रीय उत्पाद में या फिर राष्ट्रीय आय में सम्मिलित किया जाता है। केवल फर्क इतना ही है कि अर्थव्यवस्था में हम उपभोग की वस्तुओं का इस्तेमाल उपभोग के लिए करते हैं और पूंजीगत वस्तुओं का इस्तेमाल हम अधिक उत्पादन करने के लिए करते हैं। तो ये हमें क्यों पढ़ना आवश्यक है, क्योंकि अर्थव्यवस्था में कितनी मात्रा में उपभोग की वस्तुएं उत्पादित करनी है और कितनी मात्रा में पूंजीगत वस्तुएं उत्पादित करनी है। भारत जैसी जो डेवलपिंग इकोनॉमीज है वहां पर पूंजीगत वस्तुओं का अधिक उत्पादन करना अत्यावश्यक है, क्योंकि हम यदि वर्तमान में पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन अधिक करते हैं तो भविष्य में हमें अधिकाधिक उत्पादन करने की संभावनाएं बढ़ती है। इसलिए हमें पूंजीगत वस्तुओं का अधिक उत्पादन करना चाहिए। ठीक है, जो अगली संकल्पना है वो है स्टॉक और प्रवाह। स्टॉक से क्या तात्पर्य है? स्टॉक से तात्पर्य है समय के एक निश्चित बिंदु पर मापी जाने वाली मात्रा,
और प्रवाह यह क्या है? समय की एक विशिष्ट अवधि में मापी जाने वाली मात्रा। निश्चित बिंदु पर मतलब क्या है? एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। और यहाँ पे विशिष्ट अवधि का मतलब क्या है? इन अ पीरियड ऑफ टाइम। ये पीरियड ऑफ टाइम पे प्रवाह होता है और एट अ पॉइंट ऑफ टाइम पे स्टॉक होता है। इसको हम और विस्तृत से अध्ययन करेंगे। स्टॉक का समय काल नहीं होता, इसे समय के एक विशेष बिंदु पर मापा जाता है। प्रवाह का समय काल होता है, इसे प्रति घंटा, प्रति माह, प्रति वर्ष मापा जाता है। इसका मतलब ये क्या है? स्टॉक यह पॉइंट ऑफ टाइम की कंसेप्ट है और प्रवाह यह क्या है? पीरियड ऑफ टाइम की कंसेप्ट है। स्टॉक प्रवाह को प्रभावित करता है। क्या करता है? स्टॉक प्रवाह को प्रभावित करता है। कैसे करता है? पूंजी को स्टॉक जितना अधिक होता है, पूंजी का स्टॉक जितना अधिक होता है, वस्तु और सेवाओं का प्रवाह भी उतना ही अधिक होता है। मतलब यदि हम पूंजी अधिक इस्तेमाल करते हैं, हमारे पास पूंजी का अधिक स्टॉक है, तो भविष्य में हम वस्तु और सेवाओं का प्रवाह भी बढ़ा सकते हैं या अधिक कर सकते हैं। उसके विपरीत प्रवाह स्टॉक को भी प्रभावित करता है। ठीक है, तो आय का प्रवाह जितना अधिक होता है, लोगों के पास धन का स्टॉक भी उतना ही अधिक होता है। आय मतलब हम क्या करते हैं? दैनिक, प्रतिमाह या फिर वार्षिक। जितना आय का प्रवाह ज्यादा होगा, अधिक होगा, उतना ही लोगों के पास धन का जो स्टॉक है वो भी क्या है? बढ़ते जाएगा। जैसे कि अगर हमारी प्रतिमाह आय में वृद्धि होती है, तो जब हम 31 मार्च को हमारी लेखा वर्ष की आय को ज्ञात करने जाते हैं, तो हमारी आय में क्या होगी? वृद्धि होगी। तो प्रतिमाह आय बढ़ेगी तो वार्षिक आय भी बढ़ेगी, और जब वर्ष खत्म होगा तो लेखा वर्ष के अंतिम आय में वृद्धि दिखाई देंगी, जिसको हम क्या कहते हैं? स्टॉक कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम उसका उदाहरण देखते हैं कि स्टॉक संपत्ति है, वेल्थ को हम क्या कहते हैं? स्टॉक कहते हैं। और जो इनकम है, आय है, उसको हम क्या कहते हैं? प्रवाह कहते हैं। पूंजी है क्या है? पूंजी एक स्टॉक है, क्योंकि हम एक विशेष समय पर उसको क्या करते हैं? गिनते हैं। पूंजी का निर्माण ये क्या है? लगातार होने वाली प्रक्रिया है। छत की टंकी में पानी, यह एक स्टॉक है। जैसे सवेरे 10 बजे छत की टंकी में क्या है? 1000 लीटर पानी है, तो उस 10 बजे वो क्या है? छत की टंकी में 1000 लीटर पानी, यह क्या बताता है? स्टॉक बताता है। छत की टंकी से पानी का रिसाव या बहाव। अब उस छत की टंकी से सवेरे से क्या हो रहा है? पानी का बहाव शुरू है, रिसाव जिसको हम कहते हैं, बहाव, फ्लो, इसको हम क्या कहते हैं? फ्लो चालू है। तो ये इसको हम क्या कहते हैं? प्रवाह कहते हैं। ये क्या हो रही है? सवेरे 10 बजे से दूसरे दिन 10 बजे तक उस छत पर जो टंकी है उसमें से पानी क्या आता है? बहते रहता है। लोग उसका क्या करते रहते हैं? इस्तेमाल करते हैं। तो छत की टंकी से पानी का बहाव, ये जो है, ये क्या है? प्रवाह संकल्पना है। तो शायद आप समझ गए होंगे, जो स्टॉक है और प्रवाह है, ये क्या है? एक महत्वपूर्ण संकल्पनाएं हैं जो हमें समष्टि अर्थशास्त्र में बार बार इस्तेमाल करनी है या उसका हमें अध्ययन करना है। उसके बाद एक महत्वपूर्ण जो अवधारणा आती है, जिसको हम क्या कहते हैं? निवेश। निवेश की अवधारणा क्या है और उसके घटक कौन कौन से हैं? निवेश से अभिप्राय पूंजी के स्टॉक में होने वाली वृद्धि से है। तो हमारे पास जो कैपिटल का स्टॉक है, इंक्रीज इन कैपिटल स्टॉक इज नोन एज ए इन्वेस्टमेंट। तो निवेश से अभिप्राय क्या है? पूंजी के स्टॉक में होने वाली वृद्धि से है। पूंजी के स्टॉक में जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं? पूंजी निर्माण कहते हैं, कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? पूंजी निर्माण। पूंजी के स्टॉक में जो परिवर्तन होता है, तो चेंज इन स्टॉक इज नोन एज ए कैपिटल फॉर्मेशन। स्थिर निवेश और माल सूची निवेश, यह क्या है? निवेश के दो घटक है। स्थिर निवेश से अभिप्राय एक लेखा वर्ष के दौरान उत्पादकों की स्थिर परिसंपत्तियों के स्टॉक में वृद्धि से है।
इसका मतलब है कि वित्तीय वर्ष में उत्पादकों की जो स्थिर संपत्तियां हैं, जो फिक्स्ड एसेट है, उसके स्टॉक में कितनी वृद्धि हुई है, उसको हम क्या कहते हैं? स्थिर निवेश कहते हैं, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कहते हैं। स्थिर निवेश से उत्पादकों की उत्पादन क्षमता और आर्थिक समृद्धि की दर में वृद्धि होती है। जितना हमारे पास स्थिर निवेश अधिक है, उतनी हमारी उत्पादन क्षमता क्या होगी? बढ़ेगी। और जब उत्पादन क्षमता बढ़ेगी, उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा तो आर्थिक समृद्धि की जो दर है वो भी क्या है? बढ़ती जाएगी। इसका सीधा संबंध किसके साथ है? स्थिर निवेश के साथ है। जितना ज्यादा स्थिर निवेश होगा, उतना ज्यादा आर्थिक समृद्धि हमें अर्थव्यवस्था में दिखाई देगी। जो निवेश का दूसरा घटक है, जिसको हम क्या कहते हैं? माल सूची निवेश। किसी एक समय पर उत्पादकों के पास जो स्टॉक होता है, जिसमें तैयार वस्तुएं, अर्ध तैयार वस्तुएं, कच्चा माल आदि सम्मिलित हैं, इसे माल सूची स्टॉक कहा जाता है। इसको हम क्या कहते हैं? माल सूची स्टॉक कहते हैं। ठीक है। एक लेखा वर्ष के दौरान माल सूची स्टॉक में होने वाले परिवर्तन को उत्पादक का माल सूची निवेश कहा जाता है। अब यहाँ पे थोड़ी सी संकल्पनाएं अलग है, आपको इसमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। यहाँ पे जो दिया हुआ है माल सूची स्टॉक, ये क्या है? किसी एक समय पर उत्पादकों के पास जो स्टॉक होता है, जिसमें तैयार वस्तुएं हैं। अर्ध तैयार वस्तुएं मतलब क्या है? सेमी फिनिश गुड है, कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी भी वो क्या है? तैयार हो रहा है। जैसे कि अगर हम एक कार के लिए देखते हैं, कार क्या है? तैयार वस्तु है, लेकिन कार बनाने के लिए कुछ कच्चा माल हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे उसके टायर है, इंजन है, बॉडी है, ये क्या है? कच्चा माल है। अर्ध तैयार वस्तुएं मतलब क्या है? कार को असेंबल किया जा रहा है, मतलब अब कार के बहुत सारे पुर्जों को एक साथ जोड़ा जा रहा है, लेकिन अब वो कार में परिवर्तित नहीं हुए हैं। तो जितनी कारें हैं वो तैयार वस्तुएं हैं। जो कारों को बनाने की प्रक्रिया में है वो अर्ध तैयार वस्तुएं हैं। और जो हमारे पास कलर है, टायर है, ये क्या है? कच्चा माल है कार के उत्पादन के लिए। इन सब का जो स्टॉक रहता है उसको हम क्या कहते हैं? माल सूची स्टॉक कहते हैं। और जब एक लेखा वर्ष के दौरान उस माल सूची स्टॉक में कितना परिवर्तन आता है, उसको हम क्या कहते हैं? माल सूची निवेश कहते हैं। अब इसमें समझने जैसी एक बात है कि ये जो माल सूची स्टॉक में होने वाला परिवर्तन है, ये क्या करता है? ये क्यों हमें पढ़ना पड़ रहा है? क्योंकि हम केवल उसी लेखा वर्ष के दौरान माल सूची में कितना परिवर्तन आया है उसको अध्ययन करने जा रहे हैं। तो इसको अध्ययन करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है, जिसको क्या कहते हैं हम लोग? जो अंतिम स्टॉक है उसमें से प्रारंभिक स्टॉक क्या करना है? माइनस करना है। अब प्रारंभिक और अंतिम स्टॉक क्या है? प्रारंभिक स्टॉक का मतलब क्या है? 1 अप्रैल में जो लेखा वर्ष का शुरुआती बिंदु होता है, उस बिंदु में हमारे पास कितना स्टॉक है। सपोज उस समय हमारे पास 100 माल सूची स्टॉक है। हमने 1 साल तक उत्पादन किया और उसको बेचा। जब साल खत्म हुआ तो हमारे पास जो अंतिम स्टॉक है वो अभी 300 है। ठीक है, अंतिम स्टॉक कितना है? 300 है। और 1 अप्रैल में हमने जो कैरी फॉरवर्ड किया था पिछले साल से, वो कितना था? 100 था। तो आज अगर हम देखते हैं तो हमारे पास माल सूची का स्टॉक कितना है? 300 है। लेकिन माल सूची निवेश कितना है होगा? इसको अगर हमें गिनना है तो माल सूची निवेश बराबर क्या होगा? अंतिम स्टॉक माइनस प्रारंभिक स्टॉक। तो अंतिम स्टॉक 300 है, प्रारंभिक स्टॉक कितना था? 100 था। इसका मतलब माल सूची निवेश कितना हो गया है? 300 माइनस 100 बराबर 200। ठीक है, तो जो माल सूची स्टॉक है और माल सूची निवेश है, इसमें केवल इतना ही अंतर है। माल सूची स्टॉक क्या करता है? अपने पास जितना भी स्टॉक है जो पिछले वित्तीय वर्षों में भी निर्माण किया हुआ हो सकता है उसको दर्शाता है। लेकिन माल सूची निवेश यह क्या करता है? माल सूची स्टॉक में होने वाले परिवर्तन को दर्शाता है, जिसके कारण उस वित्तीय वर्ष में हमारे पास स्टॉक में कितना परिवर्तन आया है और जो हमारे लिए आवश्यक है। ठीक है,
दूसरा है यहाँ पे वांछित या फिर नियोजित माल सूची स्टॉक। वांछित मतलब क्या है? प्लान्ड। हम इच्छा के अनुसार क्या कर रहे हैं? स्टॉक निर्माण कर रहे हैं। क्यों किया जाता है? कि हमें पता है कि भावी मांग जो है वो क्या है? बढ़ने वाली है, और उस बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए आज ही हम क्या करते हैं? अधिक उत्पादन करते हैं। आज हमारी मांग सपोज 100 कारों की है, लेकिन हम क्या करते हैं? 105 कारें निर्माण करते हैं। तो 5 जो है वह हमारे क्या है? माल सूची स्टॉक है। वो क्यों हमने नियोजित तरीके से उत्पादित किया है? क्योंकि हमें पता है कि आने वाले भविष्य में हमारी जो प्रति माह जो 100 कारों की मांग है वो बढ़कर क्या है? 102, 103, 105 होने वाली है। और उस भावी मांग को पूरा करने के लिए आज ही हम क्या करते हैं? नियोजित तरीके से स्टॉक को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। दूसरा एक स्टॉक होता है जिसको हम कहते हैं अवांछित या फिर अनियोजित माल सूची स्टॉक। अब कभी कभी क्या होता है? हम नियोजन करते हैं 100 कारों को बेचने का, लेकिन कुछ कारणवश 90 कारें ही क्या होती है? बिकती है। तो हमने तो बेचने के लिए कितनी कारें उत्पादित की थी? 100 मांग के हिसाब से। हमारी अपेक्षित मांग क्या थी? 100 थी, लेकिन वास्तविक मांग क्या हो गई है? 90 हो गई है, जिसके कारण हमारे पास अब क्या हो गया है? माल सूची स्टॉक बढ़ गया है। कितने से? 10 से, जो क्या है? अवांछित है, या जिसको हम क्या कहते हैं? अनियोजित माल सूची स्टॉक कहते हैं। तो वांछित या अवांछित, या फिर उसको हम दूसरे शब्दों में कहते हैं नियोजित या अनियोजित माल सूची स्टॉक। तो ये कुछ अवधारणाएं हैं जिसका इस्तेमाल हमें राष्ट्रीय आय के आकलन में करना है। आशा है आप सबको ये जो अवधारणा है इसके बारे में पूरी जानकारी मिल गई है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।